नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टूडेंट्स ध्यान दो, कक्षा 7वीं विषय हिंदी लेसन नंबर 6 चश्मा। और इस लेसन के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी जी। तो देखो, हिमांशु जोशी जी ने यहाँ पर एक बच्चा कैसा होता है और वो कैसे कैसे हरकतें करता है। कभी कभी वो बहुत ही शरारती बनता है तो कभी कभी बहुत ही बड़े इंसानों जैसा बर्ताव करता है। देखो यहाँ पे बताया कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाठ परिचय देखेंगे। देखो, बच्चों की दुनिया भी निराली होती है। बच्चों की दुनिया जो होती है बहुत ही निराली होती है। कभी धमा चौकड़ी तो कभी अपूर्व शांति। कभी कभी क्या होता है, धमा चौकड़ी होता है तो कभी कभी अपूर्व शांति। वास्तव में स्वर्ग उनके आसपास ही बिखरा रहता है। वास्तव में क्या होता है कि स्वर्ग जो है उनके आसपास ही बिखरा हुआ रहता है। हाँ, कभी कभी वे बड़ों की तरह भी सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है, एकदम से बड़ों की तरह भी वो सोचने लगते हैं। आपने प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह, इस कहानी में क्या हुआ था कि बच्चों ने कुछ कमाल करके दिखाया था। तो ऐसी ही हमारी ये कहानी आज की। तो प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसे ही बच्चे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो दादाजी के लिए कमाल करता है। जो दादाजी के लिए क्या करता है? कमाल करता है। इस कहानी के में इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। पहले हम वो शब्दार्थ देख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, देहरी में दरवाजे में चौखट के नीचे जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हम देहरी। उसका अर्थ अप्रत्याशित यानी जिसकी उम्मीद न हो उसकी। आक्रमण मीन्स हमला, आक्रोश मीन्स क्रोध या गुस्सा, जिज्ञासा जानने की एक इच्छा। उसका अर्थ तलखी कड़वाहट, संपर्क यानी कि मिलना, नवनिर्मित यानी कि एक नए बने हुए, नदारत होना यानी कि गायब होना, भव्य यानी कि अत्यंत सुंदर। तो देखो, चश्मा इस कहानी के जो लेखक जी हैं हमारे हिमांशु जोशी जी, इन्होंने हमें क्या बताया इस लेसन में अभी हम देखेंगे। मैंने अभी घर की देहरी पर पांव रखा था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दो दादाजी से। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। यहाँ पे दादाजी हमसे बात कर रहे इस पाठ में। देखो, दादाजी और उनके जो पोते हैं दो, उनका नाम था, एक है दादाजी और उनके पोते कौन है दो, एक धनी और दूसरा शाश्वत। दादाजी के दो पोते हैं, एक धनी है और एक शाश्वत। देखो, तो मैंने अभी घर में, वो यानी कि दादाजी बोलते कि मैंने अभी घर की चौखट में आग के अंदर पाँव ही रखा तो शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत की नजर से देखा और कहा, धनी जो शाश्वत था वो धनी की तरफ देख रहा है और शिकायत की नजर से देख रहा है और क्या वो कुछ कहने की इच्छा है उसकी। देखो, अभी शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखा और कह दो दादाजी से, ऐसा वो बोलने लगा। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा और देर तक वह वैसे ही देखते रहा। धनी आचकचाया यानी कि थोड़ा सा घबराया, शायद इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। अप्रत्याशित यानी कि जो जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, ऐसे हमले के लिए वो तैयार नहीं था। अचानक से हमारे ऊपर कोई हमला करता है और जिसके लिए हम तैयार नहीं होते तो हम घबरा जाते हैं। वैसे इसके साथ हुआ था, धनी के साथ। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था। बोला कुछ भी नहीं, पर उसके मन का दबा हुआ आक्रोश रखकर आंखों की राह झांक रहा था। वो कुछ भी नहीं बोला। जब शाश्वत उससे बोलने लगा कि तुम्हारी शिकायत मैं अभी दादाजी से करता हूँ, तो वो कुछ भी नहीं बोला। बस उसका जो मन का आक्रोश था, मन का जो गुस्सा था, वो रह रहकर आंखों से झांक रहा था, यानी कि आंखों से वो दिख रहा था। बर्फ की फुहारों से भीगा मफलर और दस्ताने दरवाजे के पास रखे स्टैंड पर रखता हूँ। देखो, बर्फ से फुहारों यानी कि बर्फ था बाहर और उसमें भीगे जो मफलर है और दस्ताने दरवाजे के पास रखे स्टैंड, दस्ताने यानी कि उनकी बैग वगैरह, स्टैंड पर रखता हूँ। कौन? दादाजी। फिर चमड़े का लंबा कोट, चमड़े का जो लंबा कोट था वो भी उन्होंने जतन से उस स्टैंड पर लगा दिया, जिसमें से पिघलती बर्फ का पानी बूंद बूंद निथर रहा था। जिसमें से जो चमड़े का कोट था उसमें से क्या हुआ रहा था कि जो बर्फ का निथरता हुआ पानी है, जो बर्फ पिघल रहा था और उस चमड़े के कोट से वो पानी निथर रहा था, नीचे गिर रहा था।
पॉलीथीन के बैग में लिपटी पुस्तकें मेज पर रख देता हूँ और फिर दीवार पर टांगी घड़ी पर मेरी निगाहें अटक जाती हैं। देखो मैंने क्या किया, दादाजी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ पुस्तक थे और जो प्लास्टिक की पॉलीथीन की बैग में लिपटे हुए थे, तो मैंने उसको मेज पर यानी कि टेबल पर रख दिया और बाद में जो दीवार पे घड़ी लगी हुई थी उसकी तरफ मेरा ध्यान, निगाहें मेरी अटक जाती है। फिर वो अभी देखो क्या बोलते दादाजी, किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? वो बोल रहे हैं किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? आया था, धनी ने उठाया और दादाजी अभी नहीं है कहते हुए खट से रख दिया। शाश्वत के स्वर में कई शिकायत का सा भाव था। अभी दादाजी ने पूछा कि किसका फोन आया था क्या, तो शाश्वत फटाक से जवाब देता है कि हाँ आया भी था, और धनी ने उठाया और बोल दिया कि दादाजी घर पर नहीं है अभी, ये कह कर उसने फ़ोन से क्या कर दिया, फिर से रख दिया यानी कि खट से रख दिया। और किसी का, फिर से मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, इनको लगा जिज्ञासा यानी कि कुछ और किसी का तो नहीं आया था, जिज्ञासा यानी कि उनको जानने की इच्छा थी कि और किसी का फोन तो नहीं आया था। फिर से इन्होंने पूछा दादाजी ने, तो आए तो थे 3-4, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिए थे। आए तो थे 2-3-4 फोन आए थे, लेकिन धनी ने कुछ बात किए बिना ही उसको काट दिया। ये बात श्रीमती जी थे जो थी दादाजी की पत्नी, उनका स्वर था, यानी कि वो बोल रही थी। वे पानी का गिलास मेज पर रखकर फिर तेज कदमों से रसोई की तरफ चली गई। श्रीमती जो थी, जो दादाजी की पत्नी थी, वो पानी का गिलास लेकर आई, मेज पर रखा और भागती हुई वो रसोई की तरफ चली गई, जहाँ चूल्हे पर किसी वस्तु के जलने के कारण दुर्गंध सी फैल रही थी। जहाँ रसोई में क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ जल रहा था, शायद उसकी दुर्गंध बाहर आ गई और ये श्रीमती जी अंदर चली गई रसोई में। अरे यह तो पूछ लेते कि था किसका। हाँ ठीक है, फोन आया था, तो दादाजी कह रहे कि अभी ये तो पूछ लेते थे कि किसका फोन था। मेरे स्वर में तनिक तलखी थी यानी कि कड़वाहट थी। अब मैं जोर से बोलने लगा, दादाजी बोल रहे कि मैं भी थोड़ा सा जोर से बोलने लगा, तलखी थी मेरे स्वर में कि अरे फोन आया भी तो था, लेकिन किसका था ये भी तो पूछ लेना चाहिए था आप लोगों ने। कई लोगों से कई तरह के काम होते हैं, कई लोगों को कई तरीके से अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ काम होगा, इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया होगा। व्यर्थ में थोड़ी ही कोई फ़ोन करता है, व्यर्थ में थोड़ी कोई फ़ोन करता है क्या? नहीं। ये बच्चे सुने तब ना, हमारे घर में जो 2 बच्चे हैं शाश्वत और धनी, ये सुने तब ना। तभी धनी तो फोन की घंटी बजते ही आंखें मूंदकर भागने लगता है। धनी क्या करता है, फोन की घंटी जब बजती है तब भागने लगता है और रिसीवर उठाने के लिए, जो फोन का रिसीवर है वो उठाने के लिए धनी क्या करता है, फोन की आवाज़ सुनते ही भागने लगता है। श्रीमती जी किचन से ही आवाज़ लगाती हुई कहती है, जो श्रीमती जी है उन्होंने किचन से ही आवाज़ लगाया और वह बोलने लगी। मैं कुर्सी पर धम से बैठ जाता हूँ। मैं यानी कि दादाजी एकदम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ कहता हूँ, तौलिया यानी कि टॉवेल से वो हाथ मुंह पोंछते हैं और कहते हैं कि कल विकल्प कर रहा था, 3-4 बार फ़ोन किए पर बात हो न पाई। विकल्प जो है किसी का नाम शायद विकल्प, वो बोल रहा था कि 3-4 बार मैंने फ़ोन लगाए लेकिन बात नहीं हो पाई। निहाल भाई के घर आने का कार्यक्रम बना रहे थे पर संपर्क ही न हो सका। जो निहाल भाई है उनको घर पे आना था, इसीलिए विकल्प कह रहा है कि मैंने 3-4 बार आपको फ़ोन लगाया लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाई, तो पर संपर्क ही न हो सका। दिन भर की भाग दौड़ से थका, यूँ ही पाँव लंबे कर लेता हूँ। दिन भर में थक गया था, दादाजी कह रहे, तो ये मैंने क्या किया, मैंने पाँव जो है वो लंबे कर लिए। आंखें मूंदे कुर्सी पर ही लेट सा जाता हूँ। आंखें मूंदे यानी कि आंखें बंद कर लिए और वैसे ही मैं कुर्सी पर लेट जाता हूँ। तब एहसास होता है जैसे मेरे हाथों में किसी के नन्हे से कोमल गर्म हाथों का स्पर्श सा हुआ। तभी एहसास हुआ कि मेरे हाथों में एक छोटे से बच्चे के गर्म हाथों का स्पर्श हुआ। सहसा मेरी आंखें खुली। सहसा उसी टाइम मेरे क्या हो गई, आंखें खुल गई। शाश्वत कुर्सी के हत्थे के सहारे खड़ा है। कुर्सी के हत्थे के सहारे, कुर्सी जो थी उसके
बाजू का जो भाग है उसी को पकड़कर शाश्वत वहाँ पर खड़ा था। कौन? शाशा। शाश्वत को वो दादाजी शाशा बोलते थे। तो बोलते कि कौन? शाशा। मैं चौंक कर कहता हूँ। फिर ये चौंक कर कहती कि शाशा है क्या? शाश्वत अभी भी चुप था। शाश्वत अभी भी चुप था। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, कुछ क्षण एकदम शांति सी वहाँ पर बनी रही। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा, तभी शाश्वत उसने उसका मौन तोड़ा और बोला, दादाजी यह धनी बहुत शैतानी करता है। दादाजी, ये जो नाती है उनके, वो बोलता है कि ये जो धनी है ना वो बहुत शैतानी करता है। आपकी लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है। आपकी जो लिखने की मेज है ना, टेबल है ना आपका, उस पर बैठता है शाल ओढ़कर, और आपकी तरह पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने सा लगता है। आपकी तरह ही क्या करता है? पेन पकड़ता है और कुछ लिखने सा करता है, लगता है। मैं कुछ कहूँ तो उससे पहले गुस्से से देखता हुआ कहता है। मैं अगर उससे कुछ कहने को जाऊँ तो उसके पहले वो मुझ पर क्या करता है? गुस्सा करता है। और क्या कहता है? देखो, देखते नहीं, अब मैं हिमांशु जोशी हो गया हूँ। जो हमारे लेखक है उन्हीं ने दादाजी का पार्ट यहाँ पे किया है। देखो, तो बोलते कि देखते नहीं हो क्या, मैं दादाजी हूँ, यानी कि मैं हिमांशु जोशी बन गया हूँ। अभी दादाजी हूँ, शोरगुल करता ही नहीं, शोर बिल्कुल मचाने का नहीं। अभी मैं कौन बना हूँ? दादाजी बना हूँ। इस पर दादी और मम्मी हंसती हैं। इस पर जो दादी है यानी कि घर में, और मम्मी है वो हंसती है, और वह और अकड़ कर कहता है, और वो जोर जोर से और अकड़ कर यानी कि गुस्से से कहता है, मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। मैं तो दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो वो मारने के लिए दौड़ता है। अभी उनको शाश्वत जो है वो क्या कहता है कि तुम्हें तो कलम यानी कि पेन पकड़नी भी नहीं आती है, तो ये अगर मैं उसको कहूँ तो वो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। और धनी, मैं खिड़की के शीशे के उस पार चिड़ियों को बरामदे की रेलिंग पर बैठकर बतियाती हुई देखता हूँ। मैं खिड़की के शीशे यानी कि खिड़की की जो कांच है उसके बाहर चिड़ियों की जो बरामदे हैं वहाँ पे रेलिंग पर बैठकर बतियाती हुई जो चिड़िया है उसको देखता हूँ। आश्चर्य होता है कि ये गौरैया भारत में ही नहीं, इधर नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाके में भी होती है। नॉर्वे में रहते हैं अभी ये हिमांशु जोशी जी, जो दादाजी हैं। तो वो बोलते कि मैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये भारत में ही नहीं है, तो ये नॉर्वे में भी है। मेरा ध्यान बच्चों की बातों में कम और इधर उधर की बातों में अधिक भटक रहा है। मेरा ध्यान क्या हो रहा है? अभी बच्चों की बातों में कम लग रहा है, लेकिन इधर उधर की बातों में ज़्यादा भटक रहा है। कल सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है। कल मुझे सेमिनार में भाग लेना है, तो इसके लिए मुझे विश्वविद्यालय में जाना है। पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर, पत्रिका यानी कि जो पेपर रहता है उसमें एक पेज होता है संपादकीय, तो वो लिखना है और फैक्स से भारत भेजना है। फैक्स करके उसको भारत में भेज देना है। भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा। भौमिक जो है वो परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना भी है। जो भौमिक है उसको मिलना भी था, वो परसों डेनमार्क को जाने वाला है, तो उसको अभी मुझे मिलना भी है। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला बदला सा लगता है। क्या मालूम क्यों ऐसा क्यों हो गया? दादाजी बोल रहे कि मुझे इस बार नॉर्वे आ गया, लेकिन मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। स्वयं अपने पर भी कुछ कम बदलाव नहीं, स्वयं मुझे खुद पर भी कुछ कम बदलाव नहीं लग रहे हैं। पहले शरीर पर समय का असर कम प्रतीत होता था, पर अब कुछ अधिक लगने लगा है। पहले शरीर पर ऐसा कुछ असर कम लगता था, कुछ बदल नहीं हुआ ऐसा लगता था, लेकिन अभी शरीर पर भी वो बदलाव मुझे नजर आ रही है। ओस्लो हवाई अड्डे की नवनिर्मित मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक की कुछ दूरी खुले में पार करनी होती है। ओस्लो हवाई का जो अड्डा है यानी कि एयरपोर्ट, वहाँ पे नवनिर्मित यानी कि एक नई इमारत बनी हुई है। वहाँ पे कार पार्किंग से उस इमारत तक जाने का यानी कि इमारत से उस कार पार्किंग तक आने तक का जो रास्ता है वो पैदल ही जाना पड़ता है। तो चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर सी बिछी थी। चारों ओर क्या थी? उस वहाँ पर बर्फ की चादर सी बिछी हुई थी। बर्फ भी ताजी नहीं थी, बर्फ भी ताजी नहीं थी, जमकर एकदम ठोस शीशे की तरह एकदम कठोर बन गई थी, यानी कि एकदम जमा हुआ बर्फ वहाँ पर था। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण अभी 4-6 कदम ही आगे बढ़ पाया कि पता नहीं कैसे पाँव लड़खड़ाए और संतुलन
बिगड़ा और मैं बर्फ पर चारों खाने चित, यानी कि ये 4-5 पैर भी आगे नहीं बढ़े, तो उनको बर्फ पर चलने की आदत नहीं थी, तो वो उनके पैर वहाँ पे लड़खड़ाए और वहाँ पे वो गिर गए। बड़ी मुश्किल से उठाया और कार तक पहुँचाया गया। बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया वहाँ पर और मुझे कार तक पहुँचाया गया। गाड़ी में बैठकर सांस में सांस आई। गाड़ी में बैठा जब मैं मेरी कार में बैठा तभी मेरे सांस में सांस आई। ऐसा कह रहे अभी हिमांशु जोशी यानी कि दादाजी। चोट तो नहीं लगी थी, पर लगता था ठंड के कारण घुटनों का दर्द कुछ बढ़ सा गया है। चोट नहीं लगी थी मुझे, मैं बर्फ पे गिरा जरूर था, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे घुटनों का दर्द इस ठंड के कारण क्या हो गया था, बर्फ के कारण बढ़ गया था। अभी कार मुख्य मार्ग तक पहुंच भी न पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। अभी कार थोड़ी आगे भी नहीं गई, मेन जो रास्ता था उसकी तरफ भी नहीं बढ़ी थी, तो मेरा ध्यान चश्मे की ओर, जो दादाजी का चश्मा था उसकी ओर गया। उसके बाई तरफ का शीशा नदारद था। चश्मा जो था उसके एक तरफ का, जो बाई तरफ का जो शीशा था यानी कि कांच थी चश्मे की, वो नदारद थी यानी कि गायब हो चुकी थी, यानी कि टूट गई थी। संभवतः वही कहीं गिर गया होगा वहाँ जहाँ मेरा पाँव रपटा था। शायद वही कहीं गिर गई होगी जहाँ पे मैं फिसल गया था, मेरा पाँव रपटा था। मैंने चश्मे को वैसे ही पहन लिया। कम से कम कुछ तो दिखेगा, एक शीशे से कुछ ना कुछ तो दिखेगा, इसीलिए मैंने वही उस चश्मे को एक ही शीशा लगा था, तभी मैंने उसको पहन लिया। कल बाजार से बनवा लेंगे, शिशिर ने कहा। हाथों हाथ मिल जाएगा। शायद उनका बेटा है शिशिर, तो वो कह रहे कि कल बाजार से हम इसको बनवा लेंगे, हाथों हाथ हमें मिल जाएगा। हम दुकान में जाएंगे तो वो बनवा कर दे देंगे। दूसरे दिन शूटिंग होते हुए बाजार पहुँचे। शूटिंग होने के बाद वो कहाँ पे गए, बाजार पहुँचे। चश्मे की एक भव्य दुकान, बड़ी सी दुकान थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। डॉक्टर ने अनेक बार अनेक तरह के यंत्रों से आँखों को उलट पलट कर देखा। अलग अलग यंत्र, अलग अलग मशीनों से उस आँखों का चेकअप करवाया गया। सारे टेस्ट करने के पश्चात अंत में जोड़ घटाने के बाद कहा करीब 6000 क्रोनर लगेंगे। करीब कितने? 6000 क्रोनर यानी कि ये क्या है, जैसे कि अमेरिका का डॉलर होता है, हमारे यहाँ पे रुपया होता है, वैसे ही जो नॉर्वे में है तो वहाँ पे क्रोनर बोला जाता है पैसे की। तो जोड़ घटाने के बाद करीब 6000 क्रोनर इस शीशे को लगवाने के लिए लगेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। 6000 क्रोनर यानी 36,000 से भी अधिक। जो 36,000 है भारत के, उतने पैसे इस शीशे को बदलने के लिए लगेंगे, यानी कि बनवाने के लिए लगेंगे। कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ भी पूछ लेते, शिशिर ने सुझाव दिया। अभी इनको एकदम से ऐसा इतने पैसे देने के और इतने से काम के, तो इनको बहुत ही अलग लगा। और फिर बाद में शिशिर ने सुझाव दिया, शिशिर बोला कि कुछ और दुकानें भी है, वहाँ भी हम पूछ लेते हैं। हम बाहर आते सिटी सेंटर की मार्केट टटोलते हैं, वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी थी। हम बाहर आए, सिटी सेंटर का जो मार्केट है वहाँ पर देखा, वहीं पर भी स्थिति ऐसी ही थी। शाम को हम बैठे थे, दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था। शाम को हम ऐसे ही बैठे थे, दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम चल रहा था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसे लगा कि शायद मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। जो इनका बेटा है शिशिर, उनको लगा अभी दूरदर्शन पे कार्यक्रम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो शायद इनके आँखों को कुछ ना कुछ तकलीफ होती हो रही होगी, तो इसीलिए वो हमेशा अपने बाबूजी यानी कि दादाजी की तरफ देख रहा था। बाबूजी, कल शाम को बोलर जाएंगे। कल शाम को हम कहाँ पे जाएंगे? बोलर जाएंगे। वहाँ मेरे एक टर्किश दोस्त की दुकान है। मेरे एक टर्किश दोस्त की दुकान है। वहाँ पर पैसे की बात मत सोचिए, पैसे जितने लगेंगे उतने लगेंगे, पैसे की बात बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ ऐसा ही चलता है, रुपये के हिसाब से जोड़ घटाना करेंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा। अगर हम रुपये की चिंताएँ करेंगे तो यहाँ पर सब मुश्किल ही हो जाएगा। इसके आगे का पार्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।